हाय गाइस, ई क्लासेस विद पीके चैनल पे मैं पिंटू कुमार दास आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम सभी पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक को हम कहते हैं गिफ्ट। प्रतिभाशाली बालक को हम कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रेन या चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक, देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं और वह किसी सामान्य बालक के औसत स्तर वाले बुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं और उनसे हर एक मामले में, हर एक कार्यों में, चिंतन में, कल्पना में, स्वभाव में वह अग्रणी होते हैं और उनकी बुद्धिलब्धि भी 120 से ऊपर होती है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, स्किनर तथा हैरीमन ने एक बात कहा था कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट स्किनर तथा हैरीमन ने कहा था। स्किनर तथा हैरीमन ने स्टेटमेंट कहा था कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। देखिए गाइस, क्या होता है कि हम जब यूपी टेट या सीटेट के एग्जाम में बैठते हैं तो स्टेटमेंट वगैरह भी आता है, तो ये याद रखिएगा कि किसने क्या कहा है। तो स्किनर तथा हैरीमन ने कहा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। और इसी के संदर्भ में टर्मन व ओडन ने भी एक बात कहा था कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तो ये वास्तविकता है, ये वास्तव में सामान्य बालकों से क्या होते हैं, चाहे शारीरिक गठन हो, सामाजिक समायोजन हो, इन सभी चीजों से क्या होते हैं, सामान्य बालकों से वो अधिक श्रेष्ठ होते हैं। और इनकी हम पहचान पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान क्या है। ठीक है, कि प्रतिभाशाली बालकों को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे पहचानेंगे आप कि वह कोई बालक क्या है, प्रतिभाशाली है। इसके पहचान तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको हम बता दें कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा होते हैं, जो विकास की धारा को गति प्रदान करते हैं, उसे दिशा देते हैं और भावी मानव जीवन और आधारशिला का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इनके पहचान के लिए पहला जो मुख्य बिंदु है वह है सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन, इसकी पहचान पहला है सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन कह सकते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन। सामान्य अवलोकन, देखिए, सामान्य अवलोकन का मतलब क्या होता है कि सामान्य तरीके से देखना, सामान्य तरीके से देख करके पहचानना। तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि शारीरिक विशेषताओं का हम निरीक्षण करेंगे। सामान्य अवलोकन में हम क्या करेंगे, शारीरिक विशेषताओं का हम निरीक्षण करेंगे। शारीरिक विशेषताओं का निरीक्षण, शारीरिक विशेषताओं का निरीक्षण। ठीक है, शारीरिक विशेषताओं का निरीक्षण का मतलब किस तरीके से वो क्रियाशीलता है उनके अंदर, किस तरीके से वो गतिमान है, किस तरीके से कार्य पद्धति को अपना कार्य पद्धति पे फोकस करते हैं, तमाम चीजें हैं। तो ये है शारीरिक विशेषता। तो शारीरिक विशेषताओं पे हम फोकस करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा
कि हाँ बच्चा प्रतिभाशाली है कि नहीं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह स्वास्थ्य पे, मनोरंजन पे, अपने शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, समय को समझते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरी बात यह है कि मानसिक विशेषताओं का निरीक्षण, उनके हम मानसिक विशेषताओं का निरीक्षण करेंगे। देखिए मानसिक विशेषताओं का निरीक्षण, गाइज हम बता दें आपको कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी सोच, उनकी कल्पना, उनकी तर्क शक्ति, बहुआयामी जो प्रक्रियाएं हैं उनकी, वो क्या होती हैं, लगभग सामान्य और औसत बालकों की बुद्धि से अलग होती हैं। उनमें तर्क करने की क्षमता भी होती है। वह अपने किसी भी बात को तर्कसंगत और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मानसिक विशेषताओं का भी हम निरीक्षण कर लेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सामान्य अवलोकन में आ जाएगा। और साथ ही साथ सामाजिक समायोजन एवं व्यक्तित्व विशेषताओं का निरीक्षण भी कर लेंगे। सामाजिक समायोजन एवं व्यक्तित्व विशेषताओं का निरीक्षण। गाइस देखिए समाज में किस तरीके से वो अपने आप को समायोजित करते हैं, ठीक है, उनकी क्या व्यक्तित्व है समाज के प्रति, ठीक है, इन सभी चीजों को हम समान अवलोकन में रख सकते हैं, श्रेणी में रख सकते हैं। तो इन सभी तरीकों से हम उसकी क्या कह सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है व्यवस्थित अवलोकन, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। दूसरा है व्यवस्थित अवलोकन, दूसरा व्यवस्थित अवलोकन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अब देखिए व्यवस्थित तरीके से भी हम उसका क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षा के द्वारा आकलन एवं निर्णय से, ठीक है, शिक्षक के द्वारा आकलन एवं निर्णय से। देखिए शिक्षक क्या करता है, जब क्लास में पढ़ाता है तो वह किसी भी बच्चों को देखने के बाद उसका आकलन कर लेता है। एक तो ये भी होता है, प्रेडिक्शन भी होता है, भविष्यवाणी भी होता है कि हाँ बच्चा मैथ बहुत अच्छे तरीके से लगा रहा है, मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है, तो भविष्य में इसका मैथ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, ये गणितज्ञ बन सकता है। साइंस पे ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं, अंग्रेजी पे ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं। तो जो बच्चा जिस विषय पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, अध्यापक उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसको उस विषय में ही सबसे ज़्यादा रुचि होती है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हुआ, तो शिक्षा के द्वारा आकलन किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, ये तो हो गया, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। दूसरी बात है विधिवत अवलोकन, ठीक है, विधिवत अवलोकन। विधिवत तरीके से भी अध्यापक क्या करता है, उसका अवलोकन करता है। देखिए जब एग्जामिनेशन होते हैं तो परीक्षा के समय में जो परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम घोषित होता है, उससे भी पता चलता है कि हाँ बच्चा कितना पढ़ रहा है, बच्चा का तर्क कितना है, उसकी कल्पना, उसकी सोच शक्ति कितनी है, इन सभी चीज़ों का हम पता कर सकते हैं। तो विधिवत तरीके से भी ये अवलोकन हो जाएगा। ये जो आएगा ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में आएगा, ठीक है। और अगर हम कहें तो एक है प्रमाणीकृत परीक्षणों का प्रयोग करके, जैसे कि हम कह सकते हैं उसमें कि किसी बच्चे का विशिष्ट योग्यता का हम अगर परीक्षण कर लें, या हम कह सकते हैं कि उसका निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण का मतलब होता है अचीवमेंट टेस्ट, जैसे कि बहुत सारे बच्चे अचीवमेंट पा जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके व्यक्तित्व का हम परीक्षण कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे इन प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, ठीक है, इनकी क्या विशेषता है, क्या विशेषता है? तो स्किनर तथा हैरमन ने एक बात कहा था कि जो इनकी विशेषताएं हैं वह सबसे प्रमुख हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं या मंदबुद्धि बालक हैं या सृजनशील बालक जो हैं, उनकी विशेषताएं हैं, इन सभी विशेषताओं से काफ़ी हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विशेषताओं को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए।
तो प्रतिभाशाली बालकों की जो देखिए मानसिक प्रक्रियाओं में तीव्रता, हम कह सकते हैं कि सामान्य बालकों के अपेक्षा और औसत बुद्धि स्तर वाले जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा इनकी जो कार्य पद्धतियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनसे स्पेशल होती है, उनसे विशिष्ट होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह दें आपको कि इनकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है या किसी चीज को हम कहें कि सीखना समझना, ठीक है, या इनकी सोच, इनका चिंतन, इनकी कल्पना, ये औसत बुद्धि स्तर वाले जो बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं उनकी अपेक्षा ये क्या होते हैं, तीव्र श्रेष्ठ होते हैं, तेज होते हैं, इनकी मानसिक प्रक्रियाएं तेज होती हैं। ठीक है, तो मानसिक प्रक्रियाओं में तीव्रता ये इसकी क्या हो जाएगी, पहली विशेषता हो जाएगी। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो विशाल शब्द भंडार होते हैं, इनके विशाल शब्द भंडार होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये अपने बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्यापक के सामने या अभिभावकों के सामने, संरक्षकों के सामने पेश करते हैं। ये हिचकिचाते नहीं, इनके अंदर संकोचहीन भावना जैसे जल्दी मतलब नहीं होती है, किसी बातों को बोलने में हिचकिचाते नहीं है, इनके पास विशाल शब्द भंडार होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता हो जाएगी। और देख लीजिए एक और विशेषता हो जाएगी, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। दैनिक कार्यों में भिन्नता, हम कह सकते हैं कि जो सामान्य बालक करते हैं या औसत बुद्धि स्तर वाले बालक कोई कार्य करते हैं, उनके कार्य और इनके कार्यों की अगर हम तुलना करें तो इनके जो कार्य होते हैं उनसे विभिन्न होते हैं, अलग होते हैं, कुछ हटके होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अगर हम चौथी विशेषता अगर कहें तो सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, यानी कि सामान्य बालक या औसत बुद्धि स्तर वाले जो बालक हैं उनसे क्या होता है, इनका जो ज्ञान होता है श्रेष्ठ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, हम कह सकते हैं सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता इनके पास होती है। उसके बाद से हम कह सकते हैं भी कि अध्ययन में असीम सफलता होती है, कि किसी चीज को अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते रहते हैं। अध्ययन में असीम सफलता, देखिएगा जब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान देखे होंगे कि बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ रहा है तो कोशिश करता है, अंग्रेजी पढ़ रहा है और उसमें रुचि आ रही है, या समझ लीजिए कि अध्यापक अंग्रेजी बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बच्चे को भा गया तो अंग्रेजी वो अक्सर बार बार पढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अंग्रेजी में वो पूरा जी जान लगा देगा। ठीक है, यानी कि किसी चीज को अगर उठाता है टॉपिक को तो उसमें वो हम कह सकते हैं कि उसको पढ़ते रहता है, उसमें अध्ययन में बिल्कुल लग जाता है। ठीक है, तो अध्ययन में असीम सफलता भी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य के प्रति बड़े ही अग्रसरित होते हैं। और इसकी एक और विशेषता हो जाएगी कि अमूर्त विषयों के चिंतन में विशेषता, या हम कह सकते हैं कि जो जैसे कि अमूर्त चिंतन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम हमारे सामने नहीं है, किसी चीज़ की हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये अमूर्त चिंतन भी करते हैं। ठीक है, कि किसी चीज़ को किस तरीके से हम करें कि वो सबसे बढ़िया हो। ठीक है, यानी कि सामान्य बालक और औसत बुद्धि स्तर वाले जो बालक होते हैं उनसे ये क्या करेंगे, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से कल्पना करते हैं। ठीक है, इनकी कल्पना, इनकी सोच जो होती है बिल्कुल तर्कसंगत होती है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता बन जाता है। ठीक है, और एक हम कह दें कि पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि भी होती है इनमें, तो ये भी एक विशेषता हो जाएगी, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि। ठीक है, किसी पाठ्य विषयों में इनको क्या होती है, अत्यधिक रुचि होती है। बच्चा गणित पढ़ता है तो उसको अगर गणित के सवाल को हल करने में रुचि आता है तो अक्सर क्या करते जाएगा, गणित पढ़ते जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाठ्य विषय में इनमें क्या होती है, अत्यधिक रुचि होती है। ठीक है, और इनके अंदर अगर बात करें तो नेतृत्व की क्षमता भी होती है। देखिए बच्चे बड़े ही क्या होते हैं, गिरोह बनाते हैं बहुत तेज। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होती है, नेतृत्व की क्षमता भी होती है। ये इनकी क्या है विशेषताएं हैं। ठीक है, या हम ये कह दें कि आश्चर्यजनक और अंतर्दृष्टि का प्रमाण, जैसे कि किसी कार्य को करते हैं, ऐसे करते हैं जिससे कि हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी कार्यों को करते हैं जब वो ऐसे आश्चर्यजनक जब हम महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि क्या है, ये सभी बच्चों से थोड़ा सा हट करके ये बालक है। ठीक है, तो आश्चर्यजनक और अंतर्दृष्टि का ये प्रमाण भी देते हैं। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। अब देखिए हम ये पढ़ लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था,
ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इनकी हम सामान्य कक्षोन्नति कर दें, जैसे कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा खासा है तो उसको हम 1 से सीधे 3 में डाल देते हैं, समान कक्षोन्नति। ठीक है। देखिए क्या है कि इसमें कई मनोवैज्ञानिकों का मतभेद है। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर बच्चा क्या है, अगर 2 में पढ़ रहा है तो उसको 4 में डाल दिया गया। ठीक है। जैसे कि 3 का सवाल हो, इतना तेज होता है कि 3 के सवाल को भी 4 के सवाल को भी हल करना शुरू कर देता हो, पढ़ने में बहुत ही अध्ययन में असीम सफलता जैसे पाने लगता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी है मानना कि उनको हम क्या कर सकते हैं, कक्षा में उन्नति कर सकते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि उनके क्रमिक अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये अलग अलग मतभेद हैं। तो ये जो है बिंदु समान कक्षोन्नति, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। और अगर हम कहें इसकी दूसरी बातें, अगर हम इसकी कह दें कि और भी कौन सी इसकी ये है शिक्षा व्यवस्था, तो देख लीजिए। एक तो आप इतना समझ लीजिए कि जिज्ञासाओं को हम संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं कहा जाता है जैसे कि बच्चे किसी चीज को जब किसी बात को सुन लेते हैं, कुछ ऐसी बातें, चाहे काल्पनिक बातें हों और चाहे मनगढ़ंत बातें, कोई भी ऐसी बातें हों, तो उस पर बड़ा ही तर्क करते हैं। प्रतिभाशाली बालक वो बड़े क्या करते हैं, तर्क करते हैं, तह तह तक चले जाते हैं बातों के, बड़े ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उनके जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते जाते हैं। वो जो भी किसी विषय वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिज्ञासाओं की संतुष्टि, जिज्ञासाओं की संतुष्टि, ठीक है, ये हमें बालकों की जो भी जिज्ञासा होती है उनकी संतुष्टि करना हमारे लिए बड़ा ही अनिवार्य है। देखिए कोई भी आप बात रखिएगा बच्चे के सामने, ठीक है, तो पूछना शुरू करते हैं, वो किसी बात के बिल्कुल तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जब तक उनके जिज्ञासाओं की संतुष्टि नहीं होती है तब तक उस बात को पूछते रहते हैं। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये भी एक प्रकार की क्या है, शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है। अब उसके बाद से है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। ठीक है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पे हमको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास। ठीक है। देखिए आप लोग नाम सुने होंगे सेफिल का। सेफिल एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। सेफिल की एक पुस्तक थी द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम। याद रखिएगा, द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम। ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी सेफिल की। उन्होंने अपनी एक पुस्तक उस पुस्तक में लिखा था कि प्रतिभाशाली बालक की जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सदैव उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करते रहना चाहिए। ठीक है। या उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का होना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि जब भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं और हम देखते हैं कि उनका मानसिक प्रक्रिया तीव्र है, वह किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं अध्यापक के सामने या अभिभावकों के सामने। ठीक है। तो उनके योग्यता का हनन नहीं करना चाहिए। ठीक है। उनकी योग्यता के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। ठीक है। इसलिए सेफिल ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम में लिखा था कि उनके व्यक्तित्व का हमें पूर्ण विकास करना चाहिए या उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए। तो ये उनकी शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो उनके सृजनात्मकता के विकास है उसका अवसर प्रदान करना। ठीक है। जैसे कि अगर बालक को किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक है, तो उस पे क्या करना, अध्यापक को फोकस करना या माता पिता संरक्षकों को भी उस पर फोकस करना कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो सृजनात्मकता है, ठीक है, उनपे सृजनात्मकता के विकास पे फोकस करना। ठीक है। सृजनात्मकता के विकास पे फोकस करना मतलब अवसर प्रदान करना, विकास का अवसर प्रदान करना। ठीक है। अवसर प्रदान करना। ठीक है। बच्चा जैसे कि कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो बच्चा उस प्रश्न का जवाब कई तरीके से देता है। ठीक है। तो यही क्या है, यही सृजनात्मकता है। कुछ नवीन
गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के मिलेंगे आपसे सृजनशील बालक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।